सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत हम लोगों ने मापन मूल्यांकन के विषय में पढ़ लिया। इसके अलावा सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन के पक्ष कौन कौन से होते हैं, इन सभी के विषय में पढ़ लिया। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन के विविध प्रकार, यानी कि और कौन कौन से प्रकार हैं मूल्यांकन के। इसमें मौखिक परीक्षा के विषय में हम पढ़ेंगे। मौखिक परीक्षा के विषय में हम सभी को पता है, ऐसा कोई नहीं जिसे नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमेशा लिखते नहीं है, बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, बोल करके याद रखते हैं। खासकर जैसे अगर एक क्लास में टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या हम उनको लिख करके दिखाएंगे कि जल्दी से हम उन्हें आंसर अपना बोल करके बता देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जल्दी से उनको अपना आंसर बोल करके बता देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, जो मौखिक परीक्षा होती है या जो हमारी मौखिक जांच होती है वो कितनी महत्वपूर्ण है मूल्यांकन में, इसके विषय में आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मौखिक परीक्षा देखिए, ग्लेडाइट्स ने मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किया था तथा इसे सुकरात ने महत्वपूर्ण स्थान दिया। यह प्रविधि मुख्यतः वैयक्तिक होती है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता एवं उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। आपकी क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, आप एक एक बच्चे को खड़ा करके आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप देखोगे उसमें से कुछ बच्चे होंगे जो प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे से आपको देंगे और उनकी मौखिक अभिव्यक्ति क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी। कुछ बच्चे होंगे जो आंसर तो उन्हें अच्छे से पता होगा लेकिन वो बोलने में उतना आत्मविश्वास उनके नहीं होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल अच्छे से आत्मविश्वास के साथ आपको पूरा आंसर सही से बताएंगे। तो इस तरीके से जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है वो बहुत ही जरूरी होती है बच्चों की। इसीलिए दोस्तों, जो मौखिक परीक्षा होती है यह भी मूल्यांकन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कॉपी में बच्चे ने लिखा है, लिखित अभिव्यक्ति उसकी अच्छी है, लेकिन अगर उसे अपनी बातों को किसी के सामने अपने विचारों को प्रकट करना हो, वह ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है तो वह अपनी बातों को दूसरे तक बहुत ही अच्छे से नहीं बता पाएगा। तो इसलिए मौखिक परीक्षा बहुत जरूरी होती है। अब दोस्तों देखिए, मौखिक परीक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, तो विद्यार्थियों में विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति विकसित करना। जब बच्चों से आप क्वेश्चन पूछते हो और आप कहते हो कि आपको इसका ओरल जवाब देना है, यानी कि आपको इसको लिख करके इसका आंसर नहीं बताना है, आप लोग सोच करके बताओ। तो जब बच्चे विचार करेंगे, सोचेंगे, तो कल्पना शक्ति भी उनकी बढ़ेगी। तो इसलिए विद्यार्थियों में विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति क्या होती है, इससे विकसित होती है। इसके बाद दूसरा, स्मरण शक्ति का विकास करना। जब आप बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछते हो और मान लीजिए आप चैप्टर नंबर 5 आप पढ़ा रहे हो और चैप्टर नंबर 2 से आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो अगर बच्चे की स्मरण शक्ति अच्छी होगी, बच्चे को वो चैप्टर याद होगा, तभी तो उस चैप्टर का क्वेश्चन बता पाएगा। तो इस तरीके से स्मरण शक्ति का भी क्या होता है, विकास होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों में रचनात्मकता एवं एकाग्रता का विकास करना, यानी कि जो मौखिक परीक्षा होता है इसका ये भी उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में रचनात्मकता एवं एकाग्रता का विकास हो। क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर तभी ध्यान से दे पाओगे, अच्छे से दे पाओगे एकाग्र होकर के, जब आपको उसका आंसर अच्छे से आता होगा, वरना आप आंसर सही से नहीं दे पाओगे। तो इस तरीके से विद्यार्थियों में रचनात्मकता और एकाग्रता का भी क्या होता है, विकास होता है। इसके अलावा मौखिक परीक्षा से विद्यार्थियों में गति एवं शुद्धता से कार्य करने की आदत डालना। मौखिक परीक्षण से विद्यार्थियों में गति एवं शुद्धता से कार्य करने की आदत डालना, इसका मतलब दोस्तों कि बच्चे जब बोल करके कोई चीज करते हैं तो इससे क्या होता है, जैसे अगर बच्चे का उच्चारण आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, बच्चे से आप क्या करोगे, आप कहोगे किताब को पढ़ो, और जब बच्चा किताब पढ़ेगा तो आप जान जाओगे कहाँ पर वो किस प्रकार की गलतियां कर रहा है, कहाँ पर मात्राओं की गलतियां कर रहा है। तो अगर बच्चा मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करता, अगर वह किताब में लिखी हुई बातों को बोलता नहीं या मौखिक रूप से नहीं व्यक्त करता, तो आप कैसे जान पाते कि कहाँ पर कमियां हैं। तो इस तरीके से मौखिक परीक्षण से विद्यार्थियों में गति एवं शुद्धता से कार्य करने की भी आदत पड़ती है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर गति एवं शुद्धता यह भी आती है मौखिक परीक्षण से। दूसरी चीज, अगर आप किसी बच्चे को किसी प्रश्न का उत्तर लिखने को कहते हो या बोलने को कहते हो तो समय किसमें अधिक लगेगा, आपको भी पता है कि जब बच्चा लिख करके दिखाएगा, लिखने में समय अधिक लगेगा, और बोल करके अगर उसका आंसर बता देगा तो समय की बचत होगी। और सबसे बड़ी चीज, अगर क्लास में टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछने में और आंसर देने में कम समय लगता है, लेकिन अगर वही
वही टीचर कहें कि सभी लोग आंसर लिख के दिखाओ, अलग-अलग क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को लिखने को कहा जाए, तो समय अधिक लगेगा और इस तरीके से समय क्या होगा? समय बर्बाद होगा, फिर आगे के चैप्टर भी तो टीचर को पढ़ाने हैं। तो इसलिए इस तरीके से अगर टीचर पढ़ाते हैं तो क्या होगा? अगर इस तरीके से मौखिक परीक्षण या मौखिक परीक्षा के माध्यम से बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे जल्दी-जल्दी ये भी देख लेंगे कि हाँ, क्लास में कितने बच्चों को अच्छे से पिछला चैप्टर लर्न है और वो फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर को पढ़ाएँगे। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं दोस्तों। अब देखिए मौखिक परीक्षा का महत्व क्या है? परिश्रम तथा समय की बचत। जब कोई भी क्वेश्चन का आंसर बच्चा बिना लिखे वो अपने मुख से मौखिक रूप से दे देगा, तो परिश्रम की बचत होगी और समय की भी बचत होगी। शीघ्र गति से कार्य, जब बच्चा अभी मैंने आपको बताया जब वो बोलेगा, बोलने में समय कम लगेगा लिखने की अपेक्षा, तो गति से शीघ्र गति से कार्य भी हो जाएगा। फिर है यथार्थ एवं शुद्ध आदत का विकास। इससे यथार्थ और शुद्ध आदत का भी विकास होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि क्यों होगी? जब बच्चा अपने भावों को, विचारों को प्रकट करेगा, सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देगा टीचर को मौखिक रूप से, तो उसके अंदर आत्मविश्वास निश्चित रूप से आएगा। फिर है स्मरण एवं कल्पना शक्ति का विकास, यानी कि बच्चे के अंदर स्मरण करने की, चीजों को याद रखने की और कल्पना शक्ति करने की क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद मौखिक परीक्षा के गुण क्या हैं? दोस्तों मौखिक परीक्षा के गुणों में देखिए, मौखिक परीक्षाएं निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी हैं। दोस्तों मौखिक परीक्षा का मतलब है कि जब आप किसी बच्चे को बुलाते हो और उससे पूछते हो तुम्हें किस विषय में समस्या है और कहाँ पर, और इस तरीके से अगर आपको डाउट होता तो आप क्या करते हो? अगर मान लीजिए अगर आपको डाउट है कि बच्चा विज्ञान में अच्छा नहीं है, गणित में अच्छा नहीं है, तो विज्ञान में आप क्या करते हो? विज्ञान में बच्चे से कुछ सवाल पूछेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा सही से उनके जवाब दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। इस प्रकार से हर एक विषय का आप उससे क्वेश्चन पूछिए और जिस विषय के क्वेश्चन वो सबसे कम बता पाए, आप समझ लीजिए कि इसी विषय में बच्चे को प्रॉब्लम है और आपको पता है कि निदान का मतलब क्या होता है। निदानात्मक शिक्षण का मतलब यही होता है कि बच्चे की कमजोरी, कौन से विषय में बच्चा कमजोर है, तो यही होता है निदानात्मक शिक्षण। तो मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से बच्चा कौन से विषय में कमजोर है, इसकी जानकारी हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। फिर है छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करती है, यानी कि मौखिक परीक्षा आत्मविश्वास जागृत निश्चित रूप से करती है क्योंकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। इन परीक्षाओं से छात्रों के आत्मविश्वास का सरलता से मापन हो जाता है। फिर है नियमित अधिगम प्रक्रिया से मौखिक परीक्षाओं को सरलता पूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है। ये परीक्षाएं मुख्यतः व्यक्तिगत होती हैं। दोस्तों मौखिक परीक्षा जो होती है ये क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। क्यों व्यक्तिगत होती है? क्योंकि आप एक समय में एक ही बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हो और एक ही बच्चे के आंसर को आप सुन सकते हो। तो ये मुख्यतः क्या होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं। खासकर जब आपने किसी का इंटरव्यू होते हुए देखा होगा, मौखिक परीक्षा जो होता है तो किस तरीके से होता है? एक बच्चे को बैठाते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, कई सारे लोग उसके आगे बैठे होते हैं, तो ये क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। फिर मौखिक परीक्षाओं के दोष क्या हैं? ये भी जानना हमें बहुत जरूरी है। इसमें विश्वसनीयता एवं वैधता का अभाव रहता है। समस्त विषयों एवं समस्त स्तरों पर इसका प्रयोग करना संभव नहीं है। इसके अलावा इसमें परीक्षा के आधार पर अंतिम, व्यापक एवं संपूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं है। अंतिम, व्यापक और संपूर्ण मूल्यांकन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आप इसमें बच्चे के केवल विचारों के बारे में जान रहे हैं, वो कैसे सोचता है, क्या चीजें वो बोल सकता है, लेकिन वो लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, वो कौन-कौन से कौशल उसको आते हैं, ये सभी बातें आप नहीं जान सकते हैं मौखिक परीक्षा के माध्यम से। इसमें पक्षपात की अधिक संभावना रहती है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से परीक्षा लेने के कारण समय अधिक लगता है। एक-एक बच्चे, अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो एक-एक बच्चे की व्यक्तिगत परीक्षा लेने में समय तो निश्चित रूप से लगेगा। इस परीक्षा पर परीक्षक के विचारों का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो परीक्षा ले रहे हैं मौखिक परीक्षा, उनके भी विचारों का प्रभाव इस परीक्षा पर पड़ता है क्योंकि उस समय उनके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आया, उन्होंने बच्चों से पूछ लिया, तो ये भी उनके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों इस तरीके से आपने पूरा मौखिक परीक्षा के विषय में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट करता आ रहा है, लगातार करता रहेगा। यहाँ आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जहां कहीं भी कोई भी समस्या है आपको थर्ड सेमेस्टर की सभी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। आप सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे दोस्तों और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा, ताकि आपको फ्री पीडीएफ मिलती रहे और आप
अच्छे से इन सभी को नोट करते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। दोस्तों, आपको सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। आपको और अधिक सुविधाएं मिलेंगी अगर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और अगर कहीं कोई समस्या आ रही है ज्वाइन करने में तो आप हमसे बताइए, हम आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।